नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करेंगे हाल के इतिहास की सबसे हैरान करने वाली और पेचीदा कॉर्पोरेट जांचों में से एक की। ये सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसने पूरे बैंकिंग सिस्टम की नींव हिला दी थी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय नियमों की सबसे बड़ी खामियों को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया था। चलिए गहराई से समझते हैं। जरा इस आंकड़े पे गौर करते हैं। $2.1 बिलियन, यानी करीब 14,356 करोड़ रुपए। ये वो चौंका देने वाली रकम है जो पंजाब नेशनल बैंक के खजाने से चुपचाप निकाल ली गई। और यकीन मानिए, किसी को भनक तक नहीं लगी। ये कोई आम धोखाधड़ी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि एक बेहद सोची समझी और शातिर डकैती थी। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, प्रारंभिक खोज। आखिर इस महाघोटाले का पर्दाफाश कैसे हुआ? मजेदार बात यह है कि पूरी बैंकिंग व्यवस्था को चकमा देने वाली ये विशाल साजिश केवल इसलिए सामने आ पाई क्योंकि मुंबई की ब्रेडी हाउस शाखा में अभी नियुक्त हुए एक नए अधिकारी ने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया। इस अधिकारी ने बिना 100% कैश मार्जिन के एक ट्रांजैक्शन को पास करने से साफ मना कर दिया। सोचने वाली बात यह है कि सालों से जो एक सिस्टमैटिक खेल चल रहा था, वो केवल एक इंसान की सतर्कता की वजह से पकड़ में आ गया। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो 16 जनवरी 2018 को जब कुछ कंपनियों ने बिना कैश मार्जिन के लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी LOU की मांग की, तो उन्होंने बड़े ही आत्मविश्वास से दावा किया कि भाई, हमें तो पहले भी ऐसी सुविधाएं मिलती रही हैं। लेकिन जब बैंक ने अपने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले तो वहां कोई पिछला अप्रूवल था ही नहीं। बस फिर क्या था? तुरंत CBI में शिकायत दर्ज की गई। शुरुआत में FIR 280 करोड़ रुपए के नुकसान की थी, जो देखते ही देखते एक रोंगटे खड़े कर देने वाली विशाल रकम में तब्दील हो गई। अब आते हैं भाग 2 पर। स्विफ्ट सिस्टम को कैसे बाईपास किया गया और बैंकिंग सुरक्षा में सेंध कैसे लगी? सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी चोरी हुई कैसे? इसका सारा ताना बाना इन लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी LOUs के इर्द गिर्द बुना गया था। आसान भाषा में समझे तो इन LOUs को जारी करके कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों ने आरोपी व्यक्तियों द्वारा लिए गए भारी भरकम कर्ज का पूरा जिम्मा सीधे तौर पर पंजाब नेशनल बैंक के सिर मढ़ दिया। मतलब बैंक अनजाने में ही विदेशी क्रेडिटर्स के लिए एक गारंटर बन गया था। इनकी रणनीति अछूत थी। इन भ्रष्ट अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मैसेजिंग सिस्टम, जिसे हम स्विफ्ट कहते हैं, उसका चालाकी से इस्तेमाल किया और बैंक के मुख्य कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से बाईपास कर दिया। इससे एक ऐसा ब्लाइंड स्पॉट या कह लें कि अंधा कुआं बन गया जहां से अरबों रुपए बिना किसी की नज़र में आए बाहर जाते रहे। और दूसरी तरफ भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाएं बेधड़क नकद राशि मुहैया कराती रहीं। जैसे ये भंडाफोड़ हुआ, चांच की सुई तुरंत हाई प्रोफाइल ज्वेलर्स और बैंक के टॉप अधिकारियों की तरफ घूम गई। अरबपति ज्वेलर नीरव मोदी, गीतांजलि ग्रुप के मेहुल चोकसी, PNB के रिटायर्ड डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी और यहां तक कि पूर्व CEO उषा अनंत सुब्रमण्यन का नाम भी इसमें सामने आया। इन पर सीधे तौर पर RBI की चेतावनियों को नजरअंदाज करने और इस बाईपास वाले रास्ते को खुला रखने की साजिश रचने का गंभीर आरोप था। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, ग्लोबल मनी ट्रेल। जांच एजेंसियों ने इस अवैध धन की खोज कैसे की? इसके बाद CBI और ED के जांचकर्ताओं ने एक जबरदस्त इंटरनेशनल फोरेंसिक ऑपरेशन चलाया और कई देशों में इस अवैध पैसे का सुराग ढूंढ निकाला। उन्होंने स्विट्जरलैंड और सिंगापुर में मौजूद करोड़ों रुपए के छिपे हुए विदेशी खातों को सफलतापूर्वक फ्रीज किया। इतना ही नहीं, भारत में 72 लग्जरी सामानों की नीलामी की गई और करीब 1400 करोड़ रुपए की संपत्तियों को भी कुर्क किया गया। अब देखते हैं भाग 4, सबूतों को नष्ट करना और गवाहों को डराना धमकाना। चार्जशीट पढ़ने पर एक बेहद खौफनाक तस्वीर सामने आती है। ये मामला सिर्फ पैसों की हेराफेरी तक सीमित नहीं था, बल्कि अंडरवर्ल्ड जैसी हरकतों में बदल चुका था। कर्मचारियों को जबरदस्ती मिस्र ले जाया गया, डमी कंपनियों का मालिक बनने के लिए उनसे जबरन साइन करवाए गए, दुबई में सर्वर और मोबाइल फोन पूरी तरह नष्ट कर दिए गए। यही नहीं, 50 किलो सोना और $6 मिलियन के हीरे देश से बाहर स्मगल किए गए और मुख्य गवाहों को जान से मारने की धमकियां तक दी गईं, बिल्कुल किसी थ्रिलर फिल्म की तरह। चलिए अब रुख करते हैं भाग 5 का, प्रत्यर्पण की कानूनी लड़ाई और एक बड़े स्तर का वैश्विक तलाशी अभियान। जैसे ही मुख्य संदिग्ध भारत से भागे, ये केस एक बड़े ग्लोबल मैनहंट में तब्दील हो गया। CBI के कहने पर इंटरपोल ने तुरंत रेड नोटिस जारी कर दिए और ये चूहे बिल्ली का खेल मार्च 2019 में अपने चरम पर तब पहुंचा जब लंदन के एक बैंक में काम करने वाले क्लर्क ने नीरव मोदी को पहचान लिया। इसके तुरंत बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
प्रत्यर्पण की इस सुनवाई में कोर्ट रूम के अंदर दो बिल्कुल अलग ही कहानियां देखने को मिली। बचाव पक्ष बार बार ये दावा कर रहा था कि वे तो बस अपने इलाज के लिए सफर कर रहे थे और उन्होंने राजनीतिक शरण मांगी है, लेकिन इसके ठीक उलट अभियोजन पक्ष ने कड़ा प्रहार किया। उनका साफ तर्क था कि ये संदिग्ध फ्लाइट रिस्क हैं जो भागने की फिराक में हैं और सक्रिय रूप से सबूत मिटाने और गवाहों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। गवाहों पर डाले जा रहे इस भारी दबाव के पुख्ता सबूतों को देखते हुए यूके की अदालतों ने बार बार जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट का बिल्कुल स्पष्ट मानना था कि अगर मुख्य संदिग्ध को रिहा किया गया तो वो सबूतों के साथ पक्का छेड़छाड़ कर सकता है, और इसी फैसले के चलते उसे लंदन की वैंड्सवर्थ जेल की सलाखों के पीछे ही रखा गया। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से, भाग 6 पर। सिस्टम की खामियां दूर करना और नियमों में किए गए बड़े बदलाव। देश छोड़कर भागने वाले ऐसे संदिग्धों पर नकेल कसने के लिए 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी बिल नाम का एक बेहद शक्तिशाली नया कानून पास किया गया। ये कानून सरकार को सीधे तौर पर यह अधिकार देता है कि वो भारतीय कानून से बचने वाले आर्थिक अपराधियों की बेनामी संपत्तियों सहित उनकी सभी संपत्तियों को तुरंत जब्त कर सके। आने वाले समय के अपराधियों के लिए ये एक बहुत सख्त चेतावनी थी। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने कड़ा कदम उठाते हुए लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग और लेटर्स ऑफ कंफर्ट के इस्तेमाल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। असल में इन्हीं वित्तीय साधनों ने ही उस अंधे मोड़ या ब्लाइंड स्पॉट को जन्म दिया था। इन साधनों के हटने से अब बैंकों को व्यापार ऋण के लिए कहीं ज्यादा सख्त जांच पड़ताल पर निर्भर रहना ही होगा। तो इन सब बातों के बाद अंत में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इन सारी खामियों को दूर करने और जब्ती के नए कानूनों के लागू होने के बाद क्या हमारा ग्लोबल बैंकिंग नेटवर्क अब अंदरूनी धोखाधड़ी के खिलाफ पूरी तरह से सुरक्षित हो चुका है? भले ही इस ऐतिहासिक जांच ने बड़े पैमाने पर सिस्टम में सुधार करने के लिए मजबूर कर दिया हो, लेकिन ये हमें सोचने पर जरूर विवश करता है कि क्या हमारी आधुनिक बैंकिंग प्रणाली कभी भी किसी अगले शातिर और नए तरीके के घोटाले से सच में पूरी तरह से सुरक्षित हो सकती है।